मेरे दिल में काबा है और आंखों मदीना समेट लेगी। क्या हो गया, गाना उल्टा पड़ गया। देखिए, ये जो 92 सीटें आई हैं ना तृणमूल कांग्रेस की, ये इसी गाने की वजह से आई है कि अब मुसलमान को वोट बैंक समझना बेवकूफी है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ हिंदू वोटों की वजह से 202 सीटें नहीं आई। कुछ उधर वोट जाता है, कुछ उधर वोट जाता है। मुसलमान अब किसी का वोट बैंक नहीं। नहीं, देखिए, ममता बनर्जी हारी है और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जीता है। आप सिर्फ मुसलमान को वहां टिकट देते हैं जहां मुस्लिम बहुल इलाका है। आप वहां टिकट क्यों नहीं देते जहां हिंदू बहुल इलाका है? वहां भी टिकट दीजिए मुसलमानों को, तभी तो आपका सेकुलर होने का प्रमाण मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक सीधा सा मुद्दा है, वो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुओं को इकट्ठा करने की बात करते हैं। मुसलमान मिलेगा नहीं मिलेगा इस बात की उनको परवाह भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुमान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए स्टेट मर हिंदी पर खास कार्यक्रम हमारे वेस्ट बंगाल। इससे बड़ा भारत के लिए कोई त्योहार अभी नहीं है, क्योंकि भाजपा ने जिस तरीके से वहां खंबे गाड़े हैं अपने पहली बार, और जिस तरीके से लथेड़ा है टीएमसी चीफ ममता बनर्जी को, जिनके लिए बीजेपी बवाले जान थी और जो बीजेपी के लिए बवाले जान थी, और हुमायूं कबीर, सायोनी घोष, सांसद टीएमसी की, तृणमूल कांग्रेस की, जो कह रही थी हृदय मां छह काबा नैने मदीना, मतलब मेरे दिल में काबा है और आंखों में मदीना। इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों पर रचे गए इस गीत के जरिए सायोनी की कोशिश थी कि टीएमसी के प्रति मुसलमानों की वो गोलबंदी कर लेंगी। और हुमायूं कबीर के बारे में कहा जाता था कि ममता बनर्जी द्वारा लत्याए जाने के बाद और पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा करने के बाद वो बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी 2 सीटों पर विजय हासिल की है। और दोनों ही सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने जब परचम लहराया है, पश्चिम बंगाल में इतिहास रचा है, तब हुमायूं कबीर ने अपने विरोधी भारतीय भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवारों को यादगार, कभी ना भुला पाने वाली शिकस्त दी है। खैर, हमारे साथ फिलहाल आज हमारे खास मेहमान हैं मौलाना साजिद रशीदी, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। खुल के बात करते हैं और जब वो बोलते हैं तो कुछ लोगों को अखरता है और कुछ लोगों को अच्छा लगता है। समझ और सोच अपनी अपनी है। स्वागत है मौलाना साजिद रशीदी साहब, बहुत खास विषय बहुत पे। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। मौलाना साहब, टीएमसी की सांसद बिंदी वाली, जिनकी पहचान है, गा रही थी इलेक्शन से पहले हृदय मां छे काबा नए नए मदीना। उम्मीद ये थी कि पश्चिम बंगाल को इस गाने के जरिए वहां के जो मुस्लिम हैं उन सबको हृदय मां छे काबा नए नए मदीना, मेरे दिल में काबा है और आंखों मदीना समेट लेगी तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल के हर मुसलमान को। क्या हो गया, गाना उल्टा पड़ गया। देखिए, ये जो 92 सीटें आई हैं ना तृणमूल कांग्रेस की, जी। ये इसी गाने की वजह से आई है, वरना ये भी नहीं आती। यानी ये कह सकते हैं कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की नैया डूबते डूबते बचाई है, नहीं तो बेड़ा ही गर्क था। एक बड़ा संदेश तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में मुसलमानों ने ये दिया है तृणमूल कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों को, कि अब मुसलमान को वोट बैंक समझना बेवकूफी है। मुसलमान किसी का वोट बैंक नहीं है अब। ऐसा नहीं है कि हमारे पास विकल्प नहीं है। आप देखिए, 202 सीटें जो आई हैं भारतीय जनता पार्टी की, आप इसका आंकड़ा निकलवाइएगा, इसमें बहुत सारा मुस्लिम वोट है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ हिंदू वोटों की वजह से 202 सीटें नहीं आई, इसमें मुस्लिम वोट भी शामिल है। और मैं तो कहता हूं कि ये बहुत खुशाइंद बात है, बहुत अच्छी बात है। मुसलमान जब इस बात पे आ जाएगा कि हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी भी वैसी ही है, हमारे लिए कांग्रेस, समाजवादी, तृणमूल कांग्रेस और राजद और जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां, वो हमारे लिए कोई खास नहीं है। एक पार्टी है, चुनाव लड़ती है, कुछ उधर वोट जाता है, कुछ उधर वोट जाता है। मुसलमान अब किसी का वोट बैंक नहीं है। ये तो संदेश साफ हो गया। रशीदी साहब, आपने बहुत बड़ी बात कही और मैं पहली मर्तबा आपको इतने संतुलित भाषा में बात करते
सुन रहा हूं, और स्टेटमेंट के दर्शक, सब्सक्राइबर्स, व्यूवर जो जुड़े हैं वो सुनेंगे। मौलाना साहब, पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने बीजेपी को क्यों चुना होगा इस बार? नहीं, देखिए, असल में क्या होता है कि जब 3 बार कोई आदमी मुख्यमंत्री हो जाता है, हमने देखा है दूसरी जगहों पर भी, आपने दिल्ली में शीला दीक्षित जी को देखा होगा। शीला दीक्षित से अच्छी, सच्ची और बढ़िया लीडर नहीं हो सकती, मैं समझता हूं। जितना वो आदमी को समझती थी, इतना अच्छा लीडर मैंने नहीं देखा कोई। लेकिन चौथी बार में उनको भी पराजित होना पड़ा। तो ये जो चौथी बार का खेल है, चौथी बार का जो आंकड़ा है, ये बड़ा कठिन होता है किसी के लिए भी, चाहे वो कितना भी ईमानदार हो, कितने आदमी ऊब जाता है। वोटर्स जो है, एक ही चेहरे को ज्यादा देखकर ऊब जाता है। तो मैं समझता रशीदी हूं कि साहब, मुसलमान। जी जी। रशीद साहब, माफी चाहूंगा, बीच में रोक दिया है। आपने कहा कि जी 3 बार वोटर लगातार किसी सूबे के चीफ मुख्यमंत्री को देख के उब जाता है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में बहुत काम किया शीला दीक्षित ने, कांग्रेस लीडर थी। तीसरी बार, 3 बार वो मुख्यमंत्री बनी, चौथी बार बदलाव आया और अरविंद केजरीवाल आके खड़े हो गए। शीला जी। दीक्षित हट गई बहुत अच्छी होने के बाद। 3 बार पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी, चौथी बार उनको नकार दिया पश्चिम बंगाल की उसी जनता ने, जिसने 3 बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। ठीक। मोदी जी प्रधानमंत्री 3 बार बन चुके हैं, चौथी बार में क्या नरेंद्र मोदी की कुर्सी को भी खतरा मंडराएगा? अगर आपकी ही बात माने जाए तो आप ये कहना चाहते हैं घुमा के, पश्चिम बंगाल में भाजपा ने जिस तरह के झंडे गाड़े हैं, वो 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके, मोदी के लिए चौथी बार बनना मुश्किल होगा? देखिए संजय भाई, एक चीज समझिएगा। भारतीय जनता पार्टी में एक 75 ईयर्स वाला रूल भी है। अगर उस रूल को भारतीय जनता पार्टी अपने उसमें कुछ संशोधन करके आगे बढ़ाती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा कि चौथी बार इस चेहरे को लोग समझेंगे या नहीं समझेंगे। मैंने तो कॉमन बात कही है कि 3 बार जब एक चेहरे को देख लिया जाता है, 15 साल, 15 साल कुछ कम नहीं होता। तो चौथी बार मैं समझता हूं तजर्बा अक्सर जो है नाकामी रहता है इस मामले में, जो हम देखते हैं। बिहार में देखिए नीतीश बाबू का क्या हाल हुआ। तो ये जो सारी कहानियां हैं, इस बारे में भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं कि नरेंद्र मोदी एक अच्छे लीडर है, और बड़ी बात यह है कि उनमें क्षमता है किसी भी फैसले को लेने की, चाहे वो मुझे अच्छा लगे ना लगे। लेकिन एक जो है, राजनेता के अंदर, एक लीडर के अंदर ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि जो फैसला लेना है तो लेना है। रशीदी साहब, पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी जीती है, या ममता बनर्जी हारी हैं? नहीं, देखिए, ममता बनर्जी हारी है और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जीता है। भारतीय जनता पार्टी के वो नेता भी जीते हैं जिन्होंने बंगाल में कई साल रहकर मेहनत की है। मुझे याद है, मैं यहाँ पर अमित मालवीय का भी नाम लूंगा, जिन्होंने बड़ी मेहनत की है वहां रहकर। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी का जो शेष नेतृत्व है वही जीतता है। उसमें बड़ी मेहनत उन लोगों की होती है जो पर्दे के पीछे होते हैं। ये तो समझना पड़ेगा। हालांकि चेहरा सामने जिसका होता है उसका श्रेय उसको जाता है, लेकिन मेहनत बहुत सारे लोगों की होती है, और उन्हीं सारे लोगों की जीत भी होती है। और ये भी तय है कि ममता हारी है यहाँ पर। ममता अगर तीसरी बार होती तो शायद, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दफा भी बहुत कोशिश की थी, बड़ी मेहनत की थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई, क्योंकि तीसरी बार थी ममता बनर्जी। इस बार जो है कामयाबी मिल गई, क्योंकि ममता बनर्जी चौथी बार थी और लोग उस चेहरे से उब गए थे। ममता बनर्जी की हुकूमत में कहा जाता है कि बांग्लादेश से जितने रिश्ते खट्टे हुए भारत के, वो किसी मुख्यमंत्रित्व और किसी काल में नहीं हुए। ऐसा क्या ये सच है? संजय भाई, बांग्लादेश से हमारे रिश्ते कैसे रहेंगे, कैसे नहीं रहेंगे, ये एक स्टेट का मुखिया तो तय नहीं करता। इस बात को तो आप अच्छी तरह समझते होंगे। ये सारी स्ट्रेटेजी और फॉरेन पॉलिसी केंद्र के हाथ में होती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन रशीदी हाँ। साहब, लेकिन रशीदी साहब, लेकिन बांग्लादेश घुसा हुआ तो बॉर्डर का है ना, बॉर्डर पे पश्चिम बंगाल में। राजनीति बहुत कुछ डिपेंड करती है, निर्भर करती है दोनों देशों के संबंध।
नहीं संजय भाई, बंगाल से ज्यादा तो घुसा हुआ आसाम में। लेकिन बंगाल से आसाम में ज्यादा तो हेमंत तो। बिस्वा शर्मा है। आसाम में तो बेफिक्र रहिए, हेमंत बिस्वा शर्मा है। वहां तो आप देख ही रहे हैं, मैं क्या बोलूं और आप भी क्या बोले इसमें। वहां अरे घुसने सर का तो मतलब ही देखिए, नहीं बांग्लादेश का। नहीं नहीं, आप बहुत इस बारे में शायद, या तो आपको जानकारी नहीं है, जानबूझकर कह रहे हैं इस बात को। ऐसा आप कुछ बताएं। भी नहीं है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हेमंत बिस्व शर्मा के रहते हुए कोई घुस नहीं सकता। जितनी घुसपैठ वहां होती है, इतनी घुसपैठ बांग्लादेश में भी नहीं होती। ये सच्चाई पश्चिम है। बंगाल में। पश्चिम बंगाल हाँ में। पश्चिम, सॉरी, पश्चिम बंगाल में भी इतनी घुसपैठ नहीं होती। ये सच्चाई है। देखो ये राजनीतिक खेल है। संजय भाई आप भी जानते हो, वरिष्ठ पत्रकार हो, कोई किसी को नहीं निकालता, ना किसी का पता चलता ये कौन है कौन नहीं है। जो बेचारे असम या बांग्लादेश में रह रहे हैं पूछते नहीं। आपने देखा होगा पहले जब वो 65-70 लाख की लिस्ट आई, तो उसमें जो फखरुद्दीन अली अहमद के कुछ रिश्तेदार थे वो भी आ गए थे, और भी बहुत सारे लोग आ गए थे, कुछ सेना के लोग आ गए थे, आर्मी के लोग आ गए थे। तो ये तो सब राजनीति का खेल है। जो आदमी घुसपैठ करता है वो अपने कागज पेटेंट करा लेता है। और मेरे और आपके जैसे आदमी जो सोचते हैं हम तो पैदा ही यही हुए हैं, पता चलता है कि उनके नाम में भी नाम भी उनके सही नहीं होते। फादर का नाम कुछ और होता है, बेटे का नाम कुछ और होता है, मदर का नाम कहीं ना कहीं उल्टा सीधा हो जाता है। तो हम लोग लापरवाही में रह जाते हैं, और जो घुसपैठ करते हैं वो पैसा देके अपने कागज एक्यूरेट करा लेते हैं। तो ये सब साजिद राजनीतिक रश खेल है। जी। साजिद रशीदी साहब, आपसे बात करते करते एक सवाल बड़ा जहन में आया, मैं दिमाग से उतर जाता इसलिए बीच में आपको रोका, माफी चाहूंगा गुस्ताखी कि जी पश्चिम बंगाल का अब रूप क्या होगा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, जो आने वाले 5 साल है। नहीं, देखिए ये एक ऐसा सवाल है जो जो करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को या उसके शीर्ष नेतृत्व को, कि भाई अब आप बंगाल को कैसा बनाना चाहेंगे, या कैसा आप देखना चाहते हैं। साजिद रशीदी तो इतना कहता है कि राजनीति में सिर्फ शह और मात का खेल होता है। जनता के मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूट ही जाते हैं, सब जगह छूटते हैं। आप जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए स्टेट है, उन तमाम को देख लीजिए, यूपी को देख लीजिए। कुछ चीजें सही हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ चीजें आज भी इतनी खराब हैं कि जिनको अगर कहा जाए तो मैं समझता हूँ ये गलत नहीं होगा। जिस तरह से औरतों के हिफाजत का मसला है, और रेप बढ़ते जा रहे हैं, और मार कर फेंक दिया जाता है, और पता नहीं क्या क्या होता है 5 साल की बच्ची के साथ, 7 साल के बच्चे के साथ, मंदिरों तक में ये सारे खेल रचे जा रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये हर जगह है। सारी चीजें तो खत्म नहीं हुआ करती। कुछ चीजें जिन पर आदमी कंट्रोल करता है सही भी हो जाती हैं। रशीदी साहब, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी की वो कौन सी कमजोरी थी जो बीजेपी के लिए तुर्क का पत्ता रामबाण बन गई। देखिए, असल में क्या है, कांग्रेस या कांग्रेस की जितनी हमनवा पार्टियां हैं, वो क्या करती हैं कि साहब मुसलमान तो हमारा है, ये कहीं नहीं जाएगा, काम हिंदुओं के करो, हिंदुओं पे ध्यान दो, मुसलमान पे ध्यान ना दो, मुसलमान कहीं नहीं जा सकता। ये इतनी बड़ी चूक है किसी भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी के लिए, इतनी बड़ी चूक है। कांग्रेस भी इसी चूक में गई, समाजवादी पार्टी भी इसी चूक में चली गई, और बिहार में राजद भी इसी चूक में गई है कि मुसलमान कहीं नहीं जाएगा, अब हिंदू को पकड़ो जितना पकड़ सकते हो। आज कांग्रेस की जो दुर्दशा है, यानी ये लोग जो है मुसलमानों के महल्ले में वोट मांगने नहीं जाते, मुसलमानों के साथ मंच साझा नहीं करते, ये सोचकर भाई ये तो हमारा है ही, और अगर हमने मुसलमानों को सामने ले लिया तो हिंदू भाग जाएगा। ये जो सोच है, भारतीय जनता पार्टी कभी इस बात को सोचकर चुनाव नहीं लड़ती कि अगर हमने हिंदू की बात की, हिंदुत्व की बात की, तो मुसलमान भागेगा या हिंदू भागेगा नहीं भागेगा, इस पर भारतीय जनता पार्टी कभी बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का एक सीधा सा मुद्दा है, वो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुओं को इकट्ठा करने की बात करते हैं। मुसलमान मिलेगा नहीं मिलेगा इस बात की उनको परवाह भी नहीं है, लेकिन मिल रहा है मुसलमान। तो ये जो चेहरा कुछ और चरित्र कुछ और, अंदर से कुछ बाहर से कुछ, ये जो है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं मात मिलती है। मौलाना साजिद रशीदी साहब, मुसलमान जो है कहा जाता था इलेक्शन में कांग्रेस के टाइम में, जब देश में कांग्रेस की हुकूमत होती थी,
कि एक बोटी और एक बिरयानी एक प्लेट पे बिक जाता है वोट के लिए। जी। 500 रुपए उसकी जेब में डाल दीजिए, अगले दिन वो वोट डाल आता था कांग्रेस को। अब क्या मुसलमान समझदार हो गया है, उसको पता है कि अब सिर्फ बोटी, बिरयानी और 500 के नोट से काम नहीं चलेगा, अब स्थायित्व से काम चलेगा, इज्जत से काम चलेगा, और वो बीजेपी दे रही है। अब मुसलमान इतना समझदार हो गया है संजय भाई, बोटी भी लेता है, बिरयानी भी लेता है, 500 भी लेता है, और वोट दूसरी जगह देता है। मुसलमान इतना समझदार हो गया है। और सुनिए, मुसलमान हम्म। इतना समझदार हो गया है, और मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी को 30-40 साल रहना चाहिए, मुसलमान और समझदार हो जाएगा। अभी यूपीएससी में 53-54 मुसलमान लड़के और लड़कियां पास हुई हैं। उसके पहले साल 70 या 60 बच्चे पास हुए थे। कांग्रेस के जमाने में हम देखते थे कभी इक्का दुक्का कोई नाम आ गया कहीं से कि साहब फला बच्चे ने जो है यूपीएससी पास कर ली है, और उसका पूरे हिंदुस्तान में जश्न मनता था कि साहब एक बच्चे ने, मुसलमान ने यूपीएससी पास कर ली। अब बल्क में बच्चे आ रहे हैं, बल्क में। मुसलमान अब इतना समझदार हो गया है, मुसलमान के सामने एक ही चीज है अब, कि मेरा अगर उद्धार हो सकता है, मैं अगर आगे बढ़ सकता हूं, तो उसकी वाहिद वजह जो है वो एजुकेशन है, और मुझे एजुकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। इसलिए मुसलमान 80% तो वो एजुकेशन की तरफ आ गया है, 20% रह गया है, वो अगले 15-20 सालों में 100% पे आ जाएगा। और फिर मुसलमान किसी के बाप से रुकेगा नहीं कि उसकी तरक्की को रोक सके। मुसलमान अब तक जो कमजोर पड़ा रहा, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो आई है कि साहब दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह एजुकेशन से दूरी थी। आज वो समझ गया है। अब देखिए, नंबर आता जाएगा और मुसलमान की इज्जत बढ़ती जाएगी। मतलब अब तक बेवकूफ समझे जाने वाला मुसलमान भारत का काबिल हो गया है, और उसको काबिल बनाने में बिना बोले मदद कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसका रिजल्ट पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है। मैं नहीं, गलत हूं? बिना बोले नहीं संजय भाई, बिना बोले नहीं, मार पीट के कह रही है कि चलो पढ़ने चलो। अगर पढ़ोगे नहीं, पेंचर बनाते हो पकड़े जाओगे तो मारे जाओगे, जय श्री राम का नारा लगवाया जाएगा, और तुम्हारी मोब लिंचिंग होगी। इसलिए पेंचर छोड़ो, स्कूल जाओ। ये भारतीय जनता पार्टी मार के करवा रही है, बिना बोले नहीं करवा रही है। ये समझिएगा आप बात को। ये जितना मतलब मुसलमान को, एक जगह रामायण में कहीं लिखा है, भय बिन होए न प्रीत, यानी कि अगर भय है तो भय में भी मुसलमान सुधर रहा है, अपनी पीढ़ियों को बना रहा है, बर्बादी से बचा रहा है। सर सर भय में ही सुधरता है। अब देखिए, पहले वक्त में जब हम और आप स्कूल में पढ़ते थे, जो बच्चा भय मानता था, जिस बच्चे की पिटाई टीचर ज्यादा करता था, वही बच्चा काबिल निकलता था, वो भय में ही आगे निकलता था। और जिस बच्चे को छोड़ देता था टीचर, अरे ये तो ऐसा ही है, पढ़े ना पढ़े हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो बच्चा हमेशा फसड्डी रहता था। भय का मामला तो हर जगह और हर जमाने में हर वक्त में देखा गया है। जिसके ऊपर माँ बाप का भय हो जाता है, टीचर का भय हो जाता है, वही कामयाब होता है। यही बात आज के युग में हम राजनीति की लेते हैं। राजनीति में भारतीय जनता पार्टी से जो मुसलमान डर गया, वही एजुकेशन की तरफ जाएगा। अगर मुसलमान के अंदर, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी के रहते हुए मुसलमान में भय नहीं था, मुसलमान मर्डर करके आता था, तो समाजवादी के लोग और कांग्रेस के नेता उसको छुड़वा देते थे, अरे छोड़ो ये तो हमारा आदमी है। तो वो एक मर्डर के बाद दूसरा करता था, तीसरा करता था, चौथा, यानी वो मर्डर के अंदर ही रह जाता था। मौलाना बदमाशियां साजिद करता था, रशीद चोरियां करता था। मौलाना साजिद रशीदी साहब, आप ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और आपका हर बयान चर्चा में आता है, और आप जो इस वक्त बात कर रहे हैं स्टेटमेंट हिंदी पे संजीव चौहान के साथ, एक छोटी मोटी बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप किसी महापंचायत में शाम को जो चैनल बड़े बड़े लगाते हैं, जिनको कहा जाता है जी। बिके हुए हैं, गोदी मीडिया है, फलाना मीडिया, डिमका मीडिया है, हम लोग तो वन टू वन बात कर रहे हैं, लेकिन आप बात बड़ी जी। संतुलित कर रहे हैं। हो सकता है कुछ को अखरे, और अखरेगी किसको? आपने कहा है कि समाजवादी पार्टी रही हो या फिर कांग्रेस, सबने मुस्लिम को दुआ है, इस्तेमाल किया है, बल्कि आपने ये कहा है ये पार्टियां वो थी जो अगर मुस्लिम या मुस्लिम का बच्चा कोई ऐप करके आता था, थाने चौकी का मुद्दा होता तो वहां छुड़ा देते थे उसको, यानी कि उसको बर्बादी की तरफ बढ़ा रहे थे, जबकि बीजेपी बिल्कुल। डांट डपट के इनको रोक रही है। ये आपकी बात समझ में आई? मौलाना एक एक साजिद चीज और रशीदी बताता हूँ साहब। संजय भाई, एक चीज जी और बताता हूँ। जी जी। असम में कांग्रेस के 19 एमएलए जीते हैं, जिनमें से 18 मुस्लिम है। सोचिएगा आप बात, यानी कांग्रेस मुसलमानों को कहां लेके जा रही है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने
2 सीटें जीती हैं और दोनों के दोनों मुसलमान हैं। यानी कांग्रेस जो है मुसलमान को ये कहकर ये बहुल मुस्लिम इलाका है, यहां से आप टिकट ले लो, ये यहां से हम आपको टिकट दे रहे हैं, वो तुष्टीकरण की जो राजनीति है, मुसलमानों को के अंदर अलगाव पैदा करने वाली जो राजनीति है कि हिंदू को मुसलमान से अलग कर दो, कि भाई यहाँ, भाई सवाल ये है कि अगर हिंदू आदमी मुस्लिम बहुल इलाके में आकर चुनाव जीत जाता है तो मुसलमान हिंदू बहुल इलाके में क्यों नहीं जीतता, क्यों नहीं जीत सकता? कांग्रेस इस पर बात क्यों नहीं करती? आप सिर्फ मुसलमान को वहां टिकट देते हैं जहां मुस्लिम बहुल इलाका है, आप वहां टिकट क्यों नहीं देते जहां हिंदू बहुल इलाका है? वहां भी टिकट दीजिए मुसलमानों को, तभी तो आपका सेकुलर होने का प्रमाण मिलेगा। ये तो आप मजबूरी में मुसलमानों को बांटने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं से अलग करने का काम कर रहे हैं। अगर आप बीजेपी पर ये इल्जाम लगाते हैं कि आप हिंदुओं की बात करती हो, तो आप भी तो वही कर रहे हो कि मुसलमान को मुसलमान की कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां ज्यादा है वहां टिकट दे रहे हो। ये क्या है? ये तुष्टिकरण ही तो है कि मुस्लिम अलग हो जाओ, हिंदू अलग हो जाओ। हाँ, मतलब राजनीति के बीच मुसलमान जो है मथा जा रहा है, मथनी से, बिल्कुल आप ये कहना बिल्कुल चाहते बिल्कुल। हैं, इस्तेमाल किया जा रहा। समाजवादी पार्टी की तो पूरी राजनीति ही मुसलमानों पे है, इनका भविष्य बिल्कुल क्या नजर आता है? देखिए, समाजवादी पार्टी को पिछले इलेक्शन में जो 36-37 सीटें मिली हैं, मुसलमान, असल में क्या है कि एक चीज में रह गया, अभी भी थोड़ा सा उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो हमारे कुछ मुस्लिम लीडर हैं ना, मुस्लिम लीडर, सियासी लीडरों की तो कोई बात नहीं मानता। मुस्लिम लीडर कुछ हैं जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो आप भी जानते हैं, जमीयत उलमा है, जमात इस्लामी है, जमात अहले हदीस है, ये जो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, आज भी ये मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से डराने का काम करते हैं। और मुसलमान कहीं ना कहीं डरता है भारतीय जनता पार्टी से। पिछली दफा जो समाजवादी को एकमुश्त होकर वोट दिया मुसलमानों ने, तो वो 36-37 सीटें ले आई। उस यादव ने भारतीय जनता इसको समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया, यादव ने वोट नहीं दिया। यादव 8% है, मुसलमान 22% है यूपी के अंदर। मुसलमान तो एक तरफा निकल गया, सारी सीटें मिल गई। यादव 8% नहीं बल्कि 2% भी नहीं मिला समाजवादी को। तो ये जो सारा खेल था, मुसलमान के दिल में ये बात बैठ गई। हालांकि हमारे इन मुस्लिम लीडरों ने ये बात नहीं बिठाई कि एमपी का जो चुनाव होता है उसका सीधा सीधा मामला केंद्र से होता है, और समाजवादी पार्टी का लीडर अखिलेश यादव कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, चाहे उसकी 50 सीटें भी आ जाएं, और 50 से ज्यादा आ भी नहीं सकती। जितनी सीटें समाजवादी को इस बार मिल गई हैं, मैं समझता हूं सारी जिंदगी में, आगे जितनी जिंदगी पड़ी है अखिलेश यादव की, मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल पे, इतनी सीटें वो कभी लाकर दिखा दे, नहीं मिलेंगी कभी भी। तो नहीं तो आप प्रधानमंत्री देखने का ख्वाब तो ना तो मुलायम सिंह का पूरा हुआ, अखिलेश यादव का तो क्या पूरा होगा। तो मुसलमानों को ये बात समझनी पड़ेगी कि एमपी के चुनाव में हमें किसको वोट देना है, एमएलए के चुनाव में किसको वोट देना है। ये बात और मुसलमानों को थोड़ा उत्तर प्रदेश में खासतौर से समझने की जरूरत है, और जो मुसलमान थोड़ा थोड़ा समझ रहा है। नहीं तो क्या ऑल इंडिया इमाम मुस्लिम एसोसिएशन, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं, आप सब कुछ हैं, अध्यक्ष हैं उसके, प्रेसिडेंट, आप ये कहना चाहते हैं कि अखिलेश यादव ही, समाजवादी पार्टी ही अगले चुनाव में अब यूपी में योगी को फिर से सल्तनत दिलवाएगी, जिताएगी और मुख्यमंत्री बनाएगी? अब बिल्कुल जिताएगी भाई। जिस तरह से एमपी के इलेक्शन में एकमुश्त होकर वोट पड़ गया अखिलेश यादव को, अगर फिर से इसी तरह वोट पड़ गया एमएलए में भी, तो फिर जाहिर बात है योगी जी निकल जाएंगे, बिल्कुल निकलेंगे योगी जी। मुसलमान एक तरफ हो जाएगा, हिंदू एक तरफ हो जाएगा। तो 22 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में अगर 22% निकल भी जाए, तो 80% जिधर जाएगा, जीत तो उधर ही होगी ना संजय भाई। इसलिए मुसलमानों को ये समझना पड़ेगा। देखिए, मैं कई बार कह चुका हूं, अब भी आपके चैनल पे भी कह रहा हूं, हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी भी अछूत पार्टी नहीं है, और ये पार्टी भी गैर संवैधानिक नहीं है। हमने 65 साल कांग्रेस को आजमाया, 15, 20, 25, 30 साल से समाजवादी को भी आजमा रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर तो आजमाए, अभी तक हमने भारतीय जनता पार्टी को आजमाया तो है, लेकिन वोट देकर नहीं आजमाया।
और ये नेचर है संजय भाई। अगर गांव का प्रधान भी जीतता है और उसको आप वोट नहीं दोगे और जीतने के बाद उसके पास काम लेकर जाओगे, तो वो सबसे पहले ये कहेगा कि आपने मुझे वोट थोड़ी दिया है जो मैं आपका काम करूं। हालांकि फिर भी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। राशन मिल रहा है, वो भी मुसलमानों को मिल रहा है। गैस मिला, वो भी मुसलमानों को मिला। जितनी भी योजनाएं हैं तमाम के तमाम मुसलमानों को मिल रही है। कोई रशीदी योजना ऐसी नहीं है साहब, जिसमें रशीदी मुसलमान को साहब, अलग कर। आपने राशन चावल दाल की बात की है, मिल रहा मुसलमानों को। लोग कहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों को निकम्मा बना रही है, काम के लायक नहीं छोड़ रही है, राशन घर घर पहुंचा के फ्री का। नहीं, ये 100% मुसलमानों को थोड़ी मिल रहा है सर। 100% मुसलमानों को थोड़ी मिल रहा है। 85 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, 85 करोड़ लोगों को। और मुसलमान कितना है देश में? 15-16 करोड़। अगर हम 2011 की जनगणना को लें, अगर उसको भी छोड़ दें, हम मान लें कि हम 30 करोड़ हैं, तो 85 करोड़ में से 30 करोड़ निकालिए, 55 करोड़ तो फिर भी होता है। तो ये 55 करोड़ कौन है? फिर भी मुसलमान से 2 हिस्से ज्यादा हिंदुओं को मिल रहा है। तो हिंदुओं को भी तो निकम्मा बना रही है, मुसलमान को सिर्फ निकम्मा कैसे बना रही है? और जिसको ये लगता है कि मुसलमान को निकम्मा बना रही है, वो लेता क्यों है जाके? मत ले, अपना काम करें और अपने बच्चों का पालन पोषण करें। रशीदी साहब, 33 साल की जी सायोनी घोष जादवपुर सीट से लोकसभा की सांसद हैं, बंगला फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री हैं। ठीक है, जी। जब वो संसद में बोलती हैं तो सुनने वाले सुनते रह जाते हैं और देखने वाले देखते रह जाते हैं। अच्छी सिंगर हैं, सब कुछ है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का भट्टा बैठ गया उनकी तमाम कोशिशों के बाद भी। बीजेपी तो तर गई पश्चिम बंगाल में, लेकिन ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस, इन तीन का एक एक लाइन में बताइएगा संक्षिप्त में भविष्य क्या है। देखिए, ऐसा है संजय जी, ये राजनीति में हार जीत तो होती रहती है। भारतीय जनता पार्टी कोई आज की पार्टी तो है नहीं। आपने वो टाइम भी देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का, जब एक भी सीट नहीं आया करती थी, और फिर दशकों तक 2 सीटों पर सिमटी रही। और फिर ऐसा भी हुआ कि एक वोट से सरकार गिर गई। ये सारी अटल चीजें बिहारी आपने देखी वाजपेयी हैं, की, आपने अटल कवर बिहारी भी किया वाजपेयी। होगा, आपने देखा भी होगा। तो ये राजनीति में शय और मात का जो खेल है, ये कोई बहुत बड़ी सोचने समझने और दिल पे लेने की बातें है ही नहीं। भाई, 3 टर्म तृणमूल कांग्रेस रह गई। उस किले को तृणमूल कांग्रेस ने ढाया था, जो पिछले 40 साल से कोई नहीं ढा सका, उसको कांग्रेस भी नहीं ढा सकी। तृणमूल कांग्रेस ने ढा दिया, यानी कम्युनिस्ट पार्टियों का जो किला था। तो 15 साल में अगर तृणमूल कांग्रेस को 15 साल के बाद बीजेपी ने एक तरफ कर दिया, उसको ढा दिया, जीत लिया, तो ये कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। ये तो राजनीति में होता रहता है। चलिए, मौलाना अगला चुनाव रशीदी, किसका होगा? जी जी, जी, अगला चुनाव किसका होगा ये वक्त बताएगा। साजिद रशीदी साहब, बाबरी मस्जिद जी वाले हुमायूं कबीर ममता बनर्जी की हार से बहुत खुश हैं, जबकि उन्होंने बीजेपी के अपने अपोजिट जो दो कैंडिडेट खड़े थे, दोनों ही सीटों से, चाहे रेजी नगर हो चाहे नौदा सीट, दोनों से ही हुमायूं कबीर ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स अपने विरोधियों को जबरदस्त भारी अंतर से हराया है। हुमायूं कबीर कल तक जो पश्चिम बंगाल में आंखों का तारा थे ममता बनर्जी की, बाबरी मस्जिद स्थापित करेंगे पश्चिम बंगाल में, बनाएंगे, उसकी नींव रखने चले थे। फिर बाद में जब उन्होंने लतिया के हटा दिया, इनको बाहर फेंक दिया ममता बनर्जी ने, तो हुमायूं कबीर ने अपनी आम जनता उन्नयन पार्टी यानी कि AJUP बनाई। अब मुर्शिदाबाद की रेजीनगर और नौदा सीटों पर ये जीत चुके हैं बीजेपी कैंडिडेट को हरा के। सवाल ये पैदा होता है कि अब हुमायूं कबीर का भविष्य राजनीतिक क्या है? क्या ये बीजेपी के साथ मिल जाएंगे समय के साथ? इनकी जो बाबरी मस्जिद वहां बना रहे थे पश्चिम बंगाल में, उसका निर्माण कार्य आगे कैसे होगा? बीजेपी उसमें मदद करेगी क्या? अगर भारतीय जनता पार्टी ने इनको मिलाकर इनको कुछ दे दिया, कोई भी चेयरमैनशिप या कोई भी चीज दे दी, तो फिर ये ठप्पा लग जाएगा कि बाबरी मस्जिद बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी थी, हुमायूं कबीर नहीं था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इनसे दूरी बना के रखनी होगी, और दूरी बनानी चाहिए। दूसरी बात, आपको याद होगा अभी इलेक्शन से पहले, थोड़ा सा पहले, एक इनका स्टिंग ऑपरेशन बड़ा वायरल हुआ। इन्होंने कहा कि मुझे 100 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने दिया। हम्म।
सवाल ये पैदा होता है कि 100 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने तुझे दिया इलेक्शन लड़ने के लिए, ममता को हराने के लिए, और तू सिर्फ 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हरा पाया। जो आदमी 100 करोड़ दे रहा है वो कैसे इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा कि भाई हमारे कैंडिडेट को हराए? कैसे एक्सेप्ट करेगा? आप सोचिए इस बात को। ये कहां से बात चली है और कहां पहुंची है, किसका ये आदमी था, किसका ये आदमी नहीं था, जो समझने वाले लोग थे वो समझ गए। अब इसका हुमायूं कबीर का भविष्य, वो मिसाल जो मशहूर है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वो मिसाल इसकी होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी इसको सूंघेगी भी नहीं, इसको पास भी नहीं लगाएगी, इसको कुछ नहीं मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस वैसे ही खत्म हो गई है, उसके पास देने के लिए कुछ है नहीं। अब ये गली गली फिरेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसे ममता बनर्जी ने टीएमसी से इनको बाहर निकाल के फेंका, वैसे इन्होंने बयान दिया कि ब्रिटिश हुकूमत ने 100-200 साल में जितना भारत को लूटा, उतना तो 15 साल में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने लूट लिया, बुआ भतीजी ने। सवाल यह है कि इस बयान के मायने क्या है? क्या वाकई ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को लूटा, या सिर्फ हुमायूं कबीर पार्टी से दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंके गए टीएमसी से, इसलिए गरिया रहे थे, कोस रहे थे? आपने कभी ऐसा कोई बयान भारतीय जनता पार्टी के लिए हुमायूं कबीर का सुना है? नहीं सुना होगा। इस तरह का बयान देना, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो जानते हैं समझते हैं राजनीति की थ्योरी को, उनको पता है कि ये जानबूझकर दिया गया और दिलाया गया बयान था, ताकि लोग समझें कि हाँ, तृणमूल कांग्रेस से हुमायूं कबीर का कोई लेना देना नहीं है। अगर तृणमूल कांग्रेस से इसका लेना देना नहीं था और इसको निकाल दिया गया था, तो तृणमूल कांग्रेस ने जिस वक्त बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी, इसको पकड़ा क्यों नहीं, गिरफ्तार क्यों नहीं किया, इसको जेल में क्यों नहीं डाला, इसको बाकायदा सिक्योरिटी क्यों दी, इसको बाकायदा छूट क्यों दी वहां बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने की? सवाल ही हाल में क्यों रखी जाएगी? और वो बाबरी मस्जिद जिसका उन्माद सैकड़ों सालों के बाद जाके खत्म हुआ, उस बाबरी मस्जिद को लेकर बंगाल में फिर से एक चुनावी बिसात बिछाना और उसको बाकायदा छूट देना और उस पर उसके साथ बाकायदा सिक्योरिटी का प्रबंध करना, ये तमाम चीजें इस बात को दर्शाती हैं कि ममता बनर्जी का ये गेम था, और ममता बनर्जी ने जानबूझकर इस गेम को शुरू किया ताकि हम बाबरी मस्जिद को लेकर नरम रवैया रखें और मुसलमान इस बाबरी मस्जिद को लेकर एक तरफा हो जाए, एकजुट हो जाए और सारा मुसलमान हमें वोट कर दे। लेकिन मैंने आपसे पहले ही बताया कि मुसलमान अब इस राजनीति को समझने लगा है, इसलिए अब मुसलमान बोटी भी लेता है, बिरयानी भी लेता है, 500 रुपये भी लेता है और वोट किसी और को करता है जाके। और जब पैसा देने वाला सामने होता है ना सर, एक चीज और बताऊं मैं आपको, जब पैसा देने वाला सामने होता है और वोटर वोट दे के निकलता है, तो वो मुस्कुराता है उसके सामने, हाँ कर दिया, हो गया, ऐसे करके निकलता है। ये सारी चीजें मुसलमान समझ गया है। हुमायूं कबीर, जी। आप जो इनका होगा होगा, लेकिन आपने एक तो क्लियर करेगा कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद की नींव रखवाने का तमाशा ड्रामा था, नौटंकी, वो सब ममता बनर्जी की थी। इस बीच एक चीज मेरे दिमाग में ये भी आ रही है कि हुमायूं कबीर जैसी टीएमसी से निकाल के फेंके ममता बनर्जी ने AIMIM के साथ मिलकर कई सीटों पर उम्मीदवार उतारने का एक गठबंधन करके कहा था। लेकिन बीच चुनाव में उनका एक वीडियो सामने आने के बाद असदुद्दीन ओवैसी, जो कि AIMIM के नेता हैं, चीफ हैं, पार्टी अध्यक्ष हैं, उस गठबंधन को तोड़ दिया। इसका AIMIM को पश्चिम बंगाल में कोई फायदा मिला नहीं, मिला कुछ नहीं मिला। लेकिन क्या हुमायूं कबीर की खाल बच गई उतरने से? भले ही असदुद्दीन ओवैसी ने समर्थन वापस लिया हो साझेदारी का। नहीं नहीं, सवाल ये है कि 2 सीटें आने के बाद कौन सी खाल बच गई? अरे असदुद्दीन अवैसी ने, जो बाहर का आदमी है, बिहार के अंदर 6 सीटें ले ली। पहले भी 6 सीटें ले ली थी, अब फिर उसने 6 सीटें ले ली। तो खाल बचने का मतलब, एक आदमी अंदर का, उसी स्टेट का आदमी एक नई राजनीति लेके खड़ा हुआ, बाबरी मस्जिद जैसा मुद्दा उठाया और सिर्फ 2 सीटें ले पाया। ये तो उसके लिए डूब मरने की जिंदगी है।
इसका मतलब यह है कि मुसलमान ने आपको नकार दिया, मुसलमान ने बाबरी मस्जिद के नाम पे आपको वोट ही नहीं दिया। मुसलमान चाहता ही नहीं है कि बांग्लादेश के अंदर, सॉरी, बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद बने। अच्छा, ये एक तो बात आप समझ बताइए गए होंगे साजिद, इस बात। साजिद रशीदी साहब, ममता बनर्जी टीएमसी ने लत्या के बाहर कर दिया ये, बीजेपी के ये कहीं उसमें नहीं है, ठीक है, और जिस पार्टी से गठबंधन किया था उसने भी इनको बाहर कर दिया। हुमायूं कबीर अब मतलब क्या है, मतलब कवर रह गए, अंदर पुतला है, खेत में खड़ा हुआ है, केवल बस वो दिखाई दे रहा है, जो तेज हवा में कभी भी उसके कपड़े फट जाएंगे लगते। सर, हम हुमायूं कबीर न पहले कुछ था, न आज कुछ है, न आगे कुछ रहेगा। जो आदमी दूसरे से कर्जा लेकर अपने घर बनाता हो, उसकी औकात समाज में कभी भी कुछ नहीं हो सकती। जब इसने खुद एक स्टिंग ऑपरेशन में मान लिया कि 100 करोड़ मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, तो हम, ये तो सबको पता चल गया कि ये आदमी बहुत बड़ा ब्रोकर है, लाइजनर है। और इसने जो है, ये बाबरी मस्जिद की बुनियाद मुसलमानों के लिए नहीं रखी, माफ कीजिएगा, सिर्फ चुनाव के लिए रखी है, तो समझ गए मुसलमान। इसीलिए मुसलमानों ने इसको वोट भी नहीं किया। तो हुमायूं कबीर को इस बात से समझ लेना चाहिए कि आपकी औकात क्या है, आपको मुस्लिम समाज ने कितना इज्जत दी है, कितना नहीं दी है। वो जो हजारों की भीड़ थी, वहां लाखों की भीड़ थी बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने में, वो जज्बाती लोग थे, वोटर नहीं थे। जज्बात होना अच्छा। अलग चीज है, धर्म से जुड़ा होना अलग चीज है, और उसको वोट में कन्वर्ट कर। अब देखिए, रैली में, राहुल गांधी की रैली में कितने लोग जुटते हैं, असदुद्दीन अवैसी की रैली में कितने लोग जुटते हैं, जो भी बड़ा नेता कहीं पहुंचता है उसकी रैली में सब लोग जुटते हैं। 80% लोग देखने वाले होते हैं, वोटर उनमें बहुत कम होते हैं। तो ये सब कहानी है। अब तमिलनाडु में आपने हशर देख लिया कि तमिलनाडु में एक नचनिया गवैया एक्टर, जिसको हम पहले कहते थे, पहले जमाने में जो नाटक, नुक्कड़ नाटक करते थे, हैं, वो आदमी देखो कितना बड़ा, कितनी बड़ी मार्जिन से जो है उसने उसको हरा दिया है। जो आईएटीएम के पार्टी थी वहां पर, उसको हरा जमी हुई दिया, और सरकार। 108 सीटें, हाँ, 108 सीटें लेकर आ गया अकेले दम पर। कोई बड़ा चेहरा उसके अलावा, और लाखों लाखों की भीड़ होती थी उसकी उसमें। चलिए मौलाना साजिद इसको रशीदी कहते साहब, हैं वोट में परवरिश। हमारे पास बहुत कम समय बचा है, 1 मिनट का टाइम बचा है। चलते चलते 1 मिनट में आपको जवाब दे दीजिएगा कि भारत के केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री अमित शाह, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के करीबी विश्वास पात्र और भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था दौरान कंपेनिंग चुनाव की जो हो रही थी, सब तेजी चल रही थी, तूफानी प्रचार प्रसार, कि उल्टा लटका के सीधा करेंगे पश्चिम बंगाल में। सर, ये सब राजनीतिक बातें होती हैं। आपको याद होगा 15 लाख वाली बात पे अमित शाह जी ने क्या कहा था कि ये चुनावी जुमले होते हैं। तो ये तो हमें और आपको तो कम से कम समझ ही लेना चाहिए। ये जो इस तरह के बयान होते हैं, मोदी योगी जी ने भी कहा था कि मुसलमान मौलवी झाड़ू लगाते हुए मिलेंगे, और काबे तक की बात आई थी उसमें। हालांकि वो गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना आगे नहीं जाना चाहिए आदमी को। 22 राज्यों में सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की। योगी जी एक राज्य का नाम बताएं जहां मौलवी झाड़ू लगा रहे हैं। ऐसा क्या पश्चिम बंगाल में है कि पश्चिम बंगाल में मौलवी झाड़ू लगाएंगे? तो ये जो सारी बातें हैं, ये चुनावी जुमले होते हैं। मैं इससे ज्यादा इन चीजों को कुछ नहीं समझता। शुक्रिया बहुत बहुत रशीदी साहब, विशेष पर हिंदी के लिए, संजीव चौहान से बात करने के लिए, पश्चिम बंगाल में बेबाक बात करने के लिए, और बहुत संतुलित कही है। लेकिन आपने कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी की खाल उतार दी है, और बीजेपी की तरफ मुसलमान अब अपने आप क्यों जाना चाहता है। मुसलमान काबिल हो गया है, वो बोटी भी ले रहा है, बिरयानी भी ले रहा है, 500 रुपए भी ले रहा है, लेकिन वोट मर्जी से डाल रहा है। बस यही इन पार्टियों को जो बर्बाद हो रही है, चाहे टीएमसी, चाहे कांग्रेस या समाजवादी, वो आगे और तबाह होंगी। और इसमें बीजेपी का आपके हिसाब से कोई हाथ नहीं है। मुसलमान अब समझदार हो गया, वो जैसा चाहता है, जिसमें उसका भविष्य नजर आ रहा है बेहतर, उसमें चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव चौहान से बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।